तो माननीय सदस्यगण, आज की पहली राज्यसभा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की डिजिटल युवा संसद के राज्यसभा के सत्र में आज हम कुछ विशेष विषयों पे चर्चा करेंगे। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर चाइल्ड सेफ्टी इशू, और सबसे पहले अभी हम शुरुआत करेंगे शून्यकाल यानी कि 0 आवर से। तो आज के प्रोसीजर की शुरुआत करने से पहले सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। धन्यवाद। तो माननीय सदस्यगण, तो आज की सबसे पहले जो रिसेंटली पहलगाम हमला हुआ, उसमें जिन जिन लोगों की जान गई है उनकी अम, और उनके परिवार जनों को ये दुख सहने की शक्ति दे, यही भगवान से प्रार्थना है। आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि 1 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। तो आज की इस राज्यसभा के सत्र की शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोसीजर यानी कि 0 आवर शून्यकाल की। स्पीकर सर, 0 आवर। यस, प्लीज प्रोसीड। प्रोसीड विद योर क्वेरी। थैंक यू स्पीकर सर। आज के सदन में मेरा प्रश्न रहेगा 0 आवर के लिए सरकार से। जैसे कि भारत में काठमांडू एयरवे में आतंकियों का बोलबाला रहा था, तो हमें यह जानना है कि हमारे भारत में उड़ानों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के लिए क्या रणनीति बना रही है। क्या ऐसे ही हमारे देश में आतंकवाद का खौफ बना रहेगा? आतंकवाद का खौफ बना रहेगा और सरकार क्या अपना कोई कर्तव्य पूरा कर पाएगी? मेरा यह सवाल सीधा सरकार से है और मैं इसका पूर्ण स्पष्टीकरण के साथ जवाब मांगता हूं। तो मैं आग्रह करूंगा कि सरकारी पक्ष से कि इसका जवाब सदन के सामने प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। तो जैसा कि मैंने सवाल सुना कि अभी आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। ये सवाल एक तरीके से माननीय भी है कि अभी इतना जब हाईजैक इतना बड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी दैट हमने जो है स्क्रीन सिस्टम इंस्टॉल करवाया, ना कि सिर्फ यही, हमने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज में 3000 से ज्यादा जो है पर्सोनल डिप्लॉयड कराए हैं। मैं बताना चाहूंगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पे ताकि टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट दिस एविएशन सर्विस बेसिकली। और ना कि सिर्फ यही, हमने एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 पास किया, जहाँ पे साफ लिखा गया है कि अगर हाईजैकिंग के दौरान किसी की मौत होती है तो उसके अंदर जो जो शामिल हो गए उन सबको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, और अगर किसी की डेथ नहीं होती तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी हमने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम आईएसएस जो है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हर साल 4000 करोड़ जो है इसके ऊपर हमारी सरकार खर्च कर रही है कि ताकि हम जो है
सीसीटीवी, हाई एंड सीसीटीवी कैमरास, व्हीकल स्कैनिंग, बॉम्ब डिटेक्शन सिस्टम और ऐसे कितने सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने इसमें करी है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने मॉक ड्रिल्स चलवाई हैं, सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स दी गई है, और इसकी आपको वीडियो हर जगह आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगी मॉक ड्रिल्स की। एंड ना कि सिर्फ यही, हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया हमारे इंडिया ने, ताकि हम जो है हमारे पर्सोनल को ग्लोबली बेस्ट सर्विस दे सके, उनको मतलब बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाई जा सके। अगला, मैंने जहां तक आपका सवाल पूछा, आपने ये पूछा था कि हमने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ क्या किया है, वो भी मैं आपका जवाब देना चाहूंगी कि हमने जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सबसे पहले इनको जो है वो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई जैसे जगहों में जो है इनके हब्स बनवाए हैं। और ये सारी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही ली गई इन्फॉर्मेशन है। Another which we have done, that is tighter immigration control, effective border management through round-the-clock surveillance and patrolling on the border, establishment of observation codes, border fencing, bloodlighting, deployment of modern and high-tech surveillance equipment, upgradation of intelligence setup, strengthening the coastal services। और हमने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की है, जहां पे हमने बोला है कि हाँ, अगर कोई टेररिज्म जैसे उसमें शामिल होता है तो उसको बहुत मतलब एक तरीके से प्यूनेटिव पेनल्टी जो है वो दी जाएगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमने स्टैब्लिश करी है, और ना कि सिर्फ यही, हमने नेशनल इंटेलिजेंसी ग्रिड, नेट ग्रिड जो है वो भी स्टैब्लिश करी है, जो हमें सारा डाटाबेस देता है कि हाँ भी कहीं फंडिंग जो है गलत तरीके से तो नहीं हो रही, कहीं टेररिज्म ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। और मैं कहना चाहूंगी कि मैं आपको एक तरीके से गारंटी दे सकती हूँ कि आगे चल के आप हमारे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, और आगे चल के हम टेररिज्म के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लेंगे। अभी जो हुआ है वो आपको आगे चल के देखने को नहीं मिलेगा, और इसके थ्रू हमें हमारी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी पता लगे कि कहाँ हम लैक कर रहे थे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आग्रह करते हैं कि विपक्षी सांसद दुष्यंत उर्फ जयराम रमेश जी से कि वो अपना प्रश्न या अपनी जो कंसर्न है वो सदन के सामने प्रस्तुत करें। Speaker, sir, may I have permission for the 0 hour? Yes, please. Thank you, sir. मेरा विपक्षी सदन से सवाल ये है कि जिस प्रकार सरकार आज छापेमारी कर रही है कि हाँ, वो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन पर छापेमारी हो रही है, उससे क्या समाज में कलंक की भावना नहीं पैदा हो रही है उन लोगों के लिए? और अगर ये भावना पैदा हो रही है और इस छापेमारी के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, उसके साथ उनका घर का जीवन, उनका सारा परिवार उस चीज से जो असंतुलन महसूस कर रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर सरकार ये कार्यवाही कर रही है, और अगर सरकार को कोई लाइसेंस नाम की चीज लानी है, तो क्या वो सारे देश में फिर एक तरह की नहीं होनी चाहिए? क्या वो राज्य के हिसाब से होनी चाहिए? मेरा ये प्रश्न है जी। तो मैं आग्रह करूंगा कि सरकारी पक्ष से कि वो इसका जवाब सदन के सामने प्रस्तुत करे। मैं ऑडिबल? यस। हाँ, यस। धन्यवाद महोदय जी। मैंने आपका प्रश्न सुना। एक्चुअली इंडिया में जो है वो स्पेसिफिकली हम देखें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि रेट डाला जाता है और उनका इम्पैक्ट जो वेंडर पे माइंडसेट पे होता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी हरकत इमीडिएटली नहीं लेता है। उसके पहले दो 3 बार वार्निंग दी जाती है। और सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि स्ट्रीट फूड की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना जरूरी क्यों है? वो अनहाइजीनिक क्यों बन जाता है? क्योंकि उसका मेन जो रीजन है वो हायर पॉपुलेशन है, और वो गरीबी जो है हमारे देश में उसका कारण है। तो हम ये देखें कि स्ट्रीट वेंडर की जो ये अनहाइजीनिक रहता है, उस पर रेट डालना जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो कुछ ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ अनवांटेड अनहाइजीनिक फूड डाल देते हैं। तो उस पर रेट डालना बहुत जरूरी है। और एक बात आपने जो सही की कि मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन पे मीन्स सरकारी इंस्टीट्यूशन में पड़ जाता है, लेकिन उसका मेंटली डिस्टर्ब होना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड में होता है। और उसका भी कुछ तो क्या कहते हैं उसे हम मीन्स उसका खुद का भी कुछ बैकग्राउंड रहता है। और हमारे जो सरकार ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट भी किया है 2014 में, इस माध्यम से उन लोगों का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और हम देखें कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, उस माध्यम से लगभग 1 करोड़
1 करोड़ सैंक्शन कर दिया है, पायलट एज अ पायलट प्रोजेक्ट डिजाइन कर दिया है। इसमें ओवरऑल 100 फूड स्ट्रीट्स यानी कि डिफरेंट लोकेशन पे वो अच्छा बनाया जा रहा है हमारी सरकार की तरफ से। और इसकी ब्रांडिंग FSSAI IA के अंतर्गत हो जा रही है। और हम देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। और थर्ड पार्टी ऑडिट सर्टिफिकेशन, इसका भी सब कुछ हमारे यहाँ से हो रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि रेट डाला जाता है, उसके पहले बहुत ज्यादा वार्निंग दी जाती है। तो फिर उन्होंने मीन्स वो जो वेंडर है वो हाइजीनिक रखना उनका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों की हेल्थ का क्वेश्चन रह जाता है। सो थैंक यू। हम इस पर चर्चा करेंगे आपके क्वेश्चन पे। मेंटल हेल्थ और उसके बारे में कुछ तो योजनाएं रखनी पड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी मैं आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी से उर्फ उपासना जोशी कि वो अपनी कंसर्न या अपनी बात या अपना प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपना कंसर्न राइज करना चाहूंगी कि देखा जाए कि जो आज जो रेट्स पड़ रही हैं, जो सीधा सीधा एक गरीब की रोटी को लात मारी जा रही है, उसको हमारी सरकार अपनी पॉलिसीज बताती है। पर होना क्या चाहिए, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि स्ट्रीट वेंडरिंग जो है, जो उनको लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं, क्या उसका इस्तेमाल एक सही और प्रॉपर वे में हो रहा है। लेकिन नहीं, उनकी दुकानों को जब्त कर लिया जाता है और इसी को बता दिया जाता है हमने रेड डाली है, हमने ये किया, हमने वो किया। बस यही चीज सुनने में आती है, ना कि प्रॉपर हमें उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। मैं सरकार से सीधा सीधा ये सवाल करना चाहती हूँ कि स्ट्रीट फूड की जो नियमित जांच है सरकार द्वारा, वो किस तरीके से की जाती है। क्या कभी की भी जाती है या सिर्फ एक किताबों में या फिर अपनी फाइलों तक ही वो सीमित रह जाती। और अगर इस चीज का जो लाइसेंसेस उनको दिए जाते हैं, अगर उसमें लिखे कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए जाते, तो क्या उस पर एक प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। जो अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड है, तो उस पर होने वाली अगर कोई स्वास्थ्य जो समस्याएं हमें हमें देखने को मिलती हैं, तो क्या उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेती है। क्या हमारी सरकार की यही खराब नीतियां हमारे देश के लिए खतरा है। मेरा सीधा ये सवाल रूलिंग पार्टी से है, जिसका मुझे उत्तर चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि सरकारी पक्ष से कि वो इसका जवाब सदन के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट सवाल हमारी ऑपोजिशन पार्टी ने उठाया है कि स्ट्रीट फूड्स की सेफ्टी को लेकर सरकार क्या कर रही है, क्या इंस्पेक्शन होती भी है, और अगर कोई वॉयलेशन होता है तो क्या एक्शन उठाया जाता है, और सबसे जरूरी कि जो हमारी सरकार की पॉलिसीज है वो देश के लिए क्या खतरा है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि सरकार इस मामले में बिल्कुल कमिटेड है। सरकार ने जो भी स्टेप्स उठाए हैं वो ना सिर्फ फूड सेफ्टी के लिए है, बल्कि पब्लिक हेल्थ और वेंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगी। पहला पॉइंट, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग कैसे होती है। सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए एक काफी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है। FSSAI के जो FOSCO और IS प्लेटफॉर्म से रियल टाइम इंस्पेक्शन हो रही है, जहां फूड सेफ्टी ऑफिसर्स डेली स्ट्रीट फूड वेंडर्स को चेक करते हैं। और ये सिर्फ अर्बन एरियाज तक ही नहीं लिमिटेड है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी इनका इंस्पेक्शन रेगुलर होता है। 2023-24 में 1.23 लाख फूड सैंपल एनालाइज किए गए थे और 14,000 प्लस प्रोसेक्शन केसेस भी फाइल किए गए। अगर कोई वायलेशन होता है तो पेनल्टी लगती है 5 लाख तक की, और लाइसेंस कैंसिल भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट, एम्पावरमेंट और ट्रेनिंग का रोल क्या है। इंस्पेक्शन के साथ साथ हम स्ट्रीट फूड वेंडर्स को एम्पावर कर रहे हैं, टाइमली प्रोग्राम्स उनकी ट्रेनिंग लाके। FSI ने अभी हाल ही में कोका कोला के साथ मिलकर 50,000 वेंडर्स को ट्रेन करने का टारगेट रखा है, जिसमें हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की भी उन्हें एजुकेशन दी जाएगी।
ये इनिशिएटिव ईट राइट इंडिया का पार्ट है, जिसमें क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स बनाए जा रहे हैं और वेंडर्स को सर्टिफाई किया जा रहा है। जैसे अहमदाबाद, वाराणसी और इंदौर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इस इनिशिएटिव के। ये हब्स हाइजीन और सेफ्टी फूड प्रोवाइड करते हैं और ये इनिशिएटिव अभी तक 5 मेजर सिटीज में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। तीसरा पॉइंट मैं रखना चाहूंगी, क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स और हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट्स। सरकार द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स एंड हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है, जो सेफ और हाइजीनिक फूड जोन्स को क्रिएट करता है। इन लोकेशन को FSSAI के स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट किया जा रहा है सर्टिफिकेशन के साथ। ये ना तो सिर्फ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सपोर्ट करता है, बल्कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी सेफ ईटिंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम इसलिए सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि हमें लोकल अथॉरिटीज, फूड सेफ्टी एजेंसीज और सिटीजन्स सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। चौथा पॉइंट मैं रखना चाहूंगी, जैसा हमारे ऑपोजिशन की नेतृत्व हमारे सोनिया गांधी जी ने कहा कि क्या हमारी पॉलिसीज देश के लिए खतरा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पॉलिसीज सिर्फ सुरक्षा के लिए है, बल्कि एम्पावरमेंट के लिए है। इंडिया अब दुनिया का सबसे सेफेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड फूड सेफ्टी सिस्टम में एक है। ईट राइट इंडिया को WHO और UN जैसे इंटरनेशनल बॉडीज ने बेस्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर किया है। आज जो हमारे स्टैंडर्ड्स को है उनको ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिल रहा है और ये हमारी कमिटमेंट को दिखाता है कि हमारे अपने सिटीजन्स है उनकी हेल्थ और वेलबींग को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारी पॉलिसी सिर्फ रेगुलेटरी नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स जी को प्रधानमंत्री प्रमोट जी, कर रहे आपका आपका समय, आपने बहुत समय ले लिया, तो अपनी बात को विराम करिए। हैं। जी, मैं कुछ लाइन बोल सकती हूँ कंक्लूजन में, जी जरूर अगर आपके जरूर। आगे। जी जरूर। थैंक यू सो मच। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ फाइन्स और पेनल्टीज नहीं लगा रहे हैं, हम एम्पावर भी कर रहे हैं और पब्लिक सेफ्टी को सबसे पहले रख रहे हैं। जो हमारी पॉलिसीज है, हमारा विजन इंडिया को एक हेल्दी, सेफ और सस्टेनेबल फ्यूचर दे रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। आशा है कि ये हमें बदलाव जल्दी ही देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। Okay. Now, let's begin. Let's move to the next procedure. Now, the papers to be laid by Honorable Minister Aarti Urf Savitri Thakur ji. Aarti, Miss Aarti, please. Yes. Namaste, Adhyaksha Mohoday. Speaker sir, I beg to lay on the table the copy of the paper show against my name in today's order. Introduction of bills in-house, audit reports of national security 2025. Speaker sir, I lay the paper on the table of the house. Dhanyavad. The papers are laid. Now let's move upon the next procedure for today. That is the calling attention motion. माननीय सदस्यगण कृपया ध्यान दें। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके बारे में विपक्ष ने भी सदन से आग्रह किया था कि हम इसके ऊपर एक चर्चा करें सदन में। तो इसीलिए आज कॉलिंग अटेंशन मोशन में, जो कि प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी ने सदन को दिया था, उसके ऊपर ही अनएम्प्लॉयमेंट इस विषय पे चर्चा होगी। तो सभी सदस्यों को 5 मिनट का समय मिलेगा सरकारों को अपनी बात रखने के लिए, और विपक्ष को जो अपनी कंसर्न, अपनी चिंता इस विषय के ऊपर जाहिर करने के लिए सभी को 5-5 मिनट का समय अलॉट किया जाएगा। तो नाउ लेट्स मूव अपॉन द नेक्स्ट प्रोसीजर, दैट इज द कॉलिंग अटेंशन मोशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के विषय पे। अभी हम बुलाना चाहेंगे विपक्षी सांसद नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी को। Am I permitted to start, sir? Yes, please, you can. Okay. Honorable Speaker, may I start, sir? Yes, please. Honorable Speaker and all the members of the Parliament who are present here, a very warm greetings. Today I am here to discuss the considerable topic that is unemployment. बेरोजगारी एक ऐसी चुनौती है जिसको हम सबको मिलकर खत्म करना होगा।
क्योंकि भारत का विकास हमारे देश के युवा, एक हमारी रोजगार जो दिए जाते हैं उस पर टिका हुआ है। हमारा युवा तभी सशक्त होगा पूरी तरह से जब उसको एक अच्छा रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म की जाएगी। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि जो हमारे देश की नींव है, हम उसी में लैग कर रहे हैं, हम उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जो लास्ट 2 साल की रिपोर्ट्स हैं, 2023 से लेकर 2024 तक की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो बेरोजगारी है आज तक वही टिकी हुई है। जो पिछले साल थी आज भी वह स्तर वहीं पर है। जबकि होना क्या चाहिए था, जो विकसित भारत का नारा लगाया जा रहा है, तो उसमें ये रोजगार, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, हमारे जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्या ये स्टेबिलिटी यहीं पर रहेगी? क्या ये कभी कम नहीं होगी? जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत सी चीजों को आगे आगे बहुत सी चीजें इससे पैदा होती हैं, जैसे चोरी डकैती, ऐसी सब चीजें जो ऐसे मतलब क्राइम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट का ही नतीजा है। अगर युवा के पास नौकरी नहीं होगी तो उसे पैसे, अपनी जो आजकल इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, उस इन्फ्लेशन के लिए उसको पैसा चाहिए। उस पैसे को लेने के लिए हमारे युवा को चाहिए उसकी बेसिक एमिनिटीज, जो अबव द पॉवर्टी लाइन आने के लिए, तो उसकी जो बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल करने के लिए उसको मनी चाहिए। हमारी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर ये क्राइम्स को कम करना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट को एनहांस करना होगा। तो मैं ये रूलिंग पार्टी से ये मैं अपील करना चाहूंगी, हमारी गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगी कि तुरंत ही इसके लिए अच्छी पॉलिसीज लाई जाएं। मैं इनको कहना चाहती हूँ कि अभी तक क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी तक क्या ऐसी पॉलिसीज रही हैं? हाँ, ये बात करेंगे स्टार्टअप इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताना चाहेंगे, पर ये हमें पहले से ही पता है। जिसमें मैं कहना चाहूंगी ये बताएंगे कि हम इसमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं हमारे जो नए स्टार्टअप के लिए हमारे आगे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी चीजों के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम तो अगर ये सेम जी, सच है। अगर ये लोन्स अगर हमें अप्लाई करने हैं तो उसके लिए बहुत ही लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत ही लंबे समय के लिए इंतजार करवाते हैं ये। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे युवा कब डेवलप होगा, हमारा देश कब एक डेवलप्ड नेशन की तरह गिना जाएगा? ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज भी हमारी पर कैपिटा इनकम उन देशों से काफी पीछे है, जैसे कि अमेरिका, जापान, जो आज डेवलप्ड नेशन में आते हैं। हमारे देश को डेवलप नेशन बनाने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट को ऊपर लेकर जाना होगा। मीडिया में ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं कि आज इस व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया, आज इस व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया। अगर इन क्राइम्स को कम करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप ऐसी पॉलिसीज लाएं जिससे हमारे देश के युवा का फायदा हो, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा इस टाइम जो है वो युवा के आंकड़े हैं। युवा आज हमारा इतना बेरोजगार है कि ये भी कहने को आ रहा है कि जितना पढ़ेंगे उतना ही बेरोजगारी के दलदल में धंसते जाएंगे। तो क्या ये बात हमें सच दिखती है? ये सच होती नजर आ रही है हमें, क्योंकि जितने ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरियों की कमी हो गई है। कहते हैं कि हमें जॉब सीकर्स नहीं, जॉब डेवलपर्स चाहिए, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। ऐसी लंबी लंबी लाइनों में लगकर वो जॉब डेवलपर्स नहीं बन सकते हैं। मुझे इस चीज का जवाब रूलिंग पार्टी से चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी जी। आपने बात की अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो मेरा एक बतौर नॉट एज अ स्पीकर बट एज ए युवा आपसे एक छोटा सा जनरल सवाल है। अभी यहाँ पर आपने अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एक सीरियस मुद्दा उठाया जिसमें आप कहीं ना कहीं सरकार को ब्लेम करते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, आप मुझे शॉर्ट में बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट गलती किसकी है? युवा की? अगर युवा की है तो गलती क्यों है? अगर सरकार की है तो सरकार की गलती क्यों है? अगर दोनों की है तो दोनों की गलती क्यों है? ये मुझे आप स्पष्ट करिए सदन के सामने। सर, मैं किसी की तरफ बायस नहीं होना चाहूंगी, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए हमारे सरकार का एक बहुत ही अहम रोल है। उनके हाथ में है कि वो नौकरियां दें, क्योंकि ऐसे कई सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसमें रिक्वायरमेंट्स हैं।
और ऐसी जॉब्स निकाली जाती हैं, बट जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें क्या कर दिया जाता है, कास्ट सिस्टम लगा दिया जाता है, जिसमें कुछ वर्ग के जो लोग हैं वो लैक करते हैं, वो नहीं ले पाते उन चीज में नौकरियां। ऐसा कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों बनाया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसीज हैं, ऐसे सेक्टर्स क्यों इन्होंने डिफाइन किए गए हैं? और युवा अगर बनना चाहे तो उनके लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए। अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी हमारी गवर्नमेंट दे तो क्यों वो आगे बढ़कर वो क्यों नहीं चाहेंगे अपना भविष्य, एक अच्छा भविष्य बनाना? और देश का विकास तभी होगा जब एक गवर्नमेंट और हमारे सिटीजन्स, हमारा युवा मिलकर काम करे, बिकॉज यूनिटी और टीम वर्क में ही हमारी भलाई है। हमारे देश की डेवलपमेंट जो है हमारे यूथ के शोल्डर्स पर है, उनके कंधों पर टिकी है। अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्या कुछ नहीं कर दिखाएंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, तो अब अगले विपक्षी सांसद को बुलाते हैं। तुषार तुषार बिश्नोई जी उर्फ जयराम रमेश की वो अपनी बात इसी मुद्दे पे सदन के सामने प्रस्तुत करें, बेरोजगारी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। आज इस विषय पे मैं अपना वक्तव्य जी आज इस विषय पे मैं अपना वक्तव्य आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी किसी एक वर्ग की बात नहीं है, ये 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के हर उस व्यक्ति की बात है जो आज इस देश में रह रहा है। अगर हम बेरोजगारी को देखें तो ये साल बढ़ती ही जा रही है। 2011 में इसका दर 2% था, जो कि आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और बेरोजगारी को अगर हम देखें तो इसे हमें रूरल और अर्बन के तौर पर भी देखना होगा। रूरल बेरोजगारी को अगर देखा जाए तो वो 2011 में करीब 4% थी और आज वो बढ़कर 15 से 16% हो चुकी है, जो कि 4 गुना के करीब है। वहीं अगर अर्बन की बात की जाए तो अर्बन बेरोजगारी आज 2 गुना हो चुकी है। ये हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। इन रिकॉर्ड्स के अलावा क्या कुछ हो सकता है वो हम जान ही नहीं सकते ना। मैं विपक्ष से सवाल करना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि हम जॉब दे रहे हैं, हम यूथ को स्टार्टअप के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूथ आगे आए, वो लीड करे। पर यूथ लीड कब करेगा? हमारे ही देश के एक बहुत ही बुद्धिजीवी ने ये कहा था कि द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री शुड बी द टीचर्स। पर हम ये कह रहे हैं द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री शुड बी द पॉलिटिशियंस ऑल्सो। अगर वो पॉलिटिशियंस होंगे तभी देश का सुधार हो पाएगा। युवाओं को नेता के तौर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, डन। ओके, सो अभी मैं आग्रह करता हूँ कि सरकारी पक्ष से कि लक्ष्मी और निर्मला सीतारमन जी कि वो अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ऑनरेबल स्पीकर। पहले इनके जवाब का, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके आंसर देने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉम्प्लेक्स सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये कोई वो प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप 2 या 3 साल में खत्म कर सकते हो। इट इज अ मल्टी फेज्ड प्रॉब्लम। ना कि सिर्फ यही, आपकी सरकार भी कितने सालों तक रही है, वो भी खत्म नहीं कर पाई है। और अगली चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप ही के एमपी ने बोला था कि हाँ भाई कास्ट सिस्टम वगैरह चल रहा है, एससी को दिया जा रहा है। मैं बोलना चाहूंगी सबसे पहले आप उनका देखिए कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास उनकी इंडिया में, और कितना उन्होंने अनटचेबिलिटी वगैरह पिछले पास्ट। अभी तो चलो आप जहाँ पे जिस क्षेत्र पे रहते हो आपका वहां पे लाइफस्टाइल ऐसा कि आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। आउटस्कर्ट्स में जाके देखिए आप कि असल में क्या हालत चल रही है। अभी भी अनटचेबिलिटी जैसी चीजें वहां पे स्टिल चल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्यों रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है। जब खुद की थाली इतनी बड़ी है तो उन छोटे मेंबर्स के आपको उसमें क्यों खाना ज्यादा दिख रहा है। अगला चीज मैं दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट में आना चाहूंगी। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे। जॉब्स क्रिएट, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना, मैं वही बोल रही हूँ 2-3 साल का काम नहीं, बहुत एक लंबा प्रोसेस है और हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस है कि हाँ भाई अब जितनी हम जॉब क्रिएट करते हैं उससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, बट धीरे धीरे उसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब 1 चाइल्ड पॉलिसी तो लगा नहीं सकते डायरेक्टली, अभी हम चाइना खाल देख ही रहे क्या हो रहा है। और अब मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स, आपने जैसे कहा कि हाँ भाई लोन्स वगैरह मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ भी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना होता है। उसी लंबी लाइनों में खड़े होके मैं बताना चाहूंगी 1,59,157 स्टार्टअप जो है वो 2025 में स्टार्ट किए गए, 2025 तक स्टार्ट किए, सेम उसी लाइन में खड़े होके जिसकी बात आप कर रहे हो। ना कि सिर्फ यही,
ये जो मैं डाटा है वो गवर्नमेंट वेबसाइट से से ही बता रही हूँ मैं। स्किल इंडिया मिशन जिसने अभी तक ओवर 40 करोड़ इंडिविजुअल जो है उनको स्किल सिखाई है, ना कि सिर्फ यही सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओवर 90 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किए गए। और हम सबको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के लिए कितने जरूरी होते हैं, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसको हमने कम करने की पूरी कोशिश करी है 6% से 2017-18 में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में आपको पूरा मिल जाएगा ये। 2017-18 में 6% थी, करंटली 2022-23 में 3.2% है। वर्कर पॉपुलेशन रेट ऑफ रेशियो 46.8 से 56 हमने करी है। पहले के टाइम में मोर देन हाफ पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो में आती थी, बट हमने उसको वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो में लाया, ना कि सिर्फ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी हमने बढ़ाई है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हमने। मनरेगा की अगर मैं उसी में से बात करती हूँ तो आज के समय में मनरेगा से बेनिफिटेड लोग 13.11 करोड़ है जो मनरेगा से बेनिफिट हुए जिनको। और फिर मैंने सुना कि हाँ भाई रूरल और अर्बन में भी आपके एमपीज ने चर्चा करी कि हाँ भाई रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो मैं उसका एक रीजन आपको ये भी बता देना चाहती हूँ। आपको न्यूज में मुझे एग्जैक्ट न्यूज़पेपर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट उसमें इफ आई गेट मैं आपको जरूर भेजूंगी वो, कि यहाँ पे उसमें साफ लिखा गया था कि आज के समय में रूरल जो यूथ है वो जो माइग्रेट है वो करने से मना कर रहा है। उसका रीजन क्या है? वो चाहते हैं कि खुद स्टार्टअप शुरू करें, और वो स्टार्टअप शुरू करने के दौरान वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही काउंट होते हैं। दैट्स वाई आपको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जहां तक देखा जाए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उसी देखिए, आप बोल रहे स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया बहुत सारे, उसी स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्टार्टअप जिन्होंने वैसे लिए बट स्टार्टअप नहीं शुरू कराया, उनके लिए हमने स्किल इंडिया भी शुरू किया कि अभी स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। और स्टार्टअप इंडिया के दौरान ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग, आज अगर मैं मोबाइल प्रोडक्शन की बात करूँ तो सेकंड लार्जेस्ट बन चुकी है वर्ल्ड में, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें तो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि आप चार दीवारी के अंदर बैठ के आप अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर सकते हो कि हाँ ये करना चाहिए वो कर, रियलिटी बहुत ज्यादा अलग है। ये एक मल्टी फेज्ड प्रॉब्लम है। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, आप सरकार के ऊपर यही नहीं बोल सकते कि हाँ भाई क्यों जॉब्स नहीं दे रहे, क्यों जॉब्स नहीं दे रहे। हमारे खुद के कुछ रीजंस है, जॉब हम क्रिएट करने की पूरी कोशिश करें, बट अलग अलग तरीके से हम फिर वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं आके। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हाँ भाई हर यूथ को जो है वो जॉब मिले। स्टार्टअप्स के लिए भी हम दे रहे हैं लोन, हर तरीके की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कूल लेवल्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे बच्चों को, कि ताकि वो आगे चल के खुद की जॉब शुरू करें, ना कि किसी और को आगे प्रेफरेंस देने को मिले। सो एट लास्ट आई वांट टू से कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप भी इतने सालों तक सरकार में रहे थे, आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो हमें कुछ टाइम लगेगा। हम अभी वर्क कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे चल के मैं आपको गारंटी दूंगी कि हम जीरो इन वॉलेंटियर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर डेफिनेटली आएंगे। हम जीरो एम्प्लॉयमेंट की और जरूर बढ़ के दिखाएंगे। धन्यवाद। सो क्योंकि क्योंकि सदस्य दुशर यानी कि जयराम रमेश जी का कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनका इस प्लेटफॉर्म से संपर्क टूट गया था, कि उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो उनको हम 2 मिनट का समय देते हैं कि वो अपनी बात को एक बार समाप्त करें। जी दुशर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जी मैं बोलिए। सरकार से, कि अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम स्टार्टअप इंडिया, हम स्किल डेवलपमेंट की और काम कर रहे हैं, पर मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि लाखों स्टार्टअप शुरू हैं, उनमें से सक्सेसफुल कितने हुए हैं ये भी तो बताइए ना। कितने वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कितनों ने अपने घर गिरवी रखे थे, कितने वो लोन आज तक उतार ही नहीं पाए हैं, के चक्कर में कितने लोग मर चुके हैं। क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले रही है? क्या सरकार उन लोगों का कर्जा माफ कर रही है? मेरा सवाल है ये सरकार से। आपने कह दिया कि हम यहाँ चार दीवारी में बैठकर ये बात कर रहे हैं। मोहतरमा, हम चार दीवारी में बैठकर बात नहीं कर रहे। आपने मनरेगा की बात की, तो हमारे समय में मनरेगा का समय 100 दिन होता था, और आज वही समय घटकर 40 से 50 दिन रह चुका है, जो कि उसके आधा है। तो इस बात का भी हमें जवाब चाहिए। आप रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये है। उन राज्यों का हाल देखिए जहां पर आपकी सरकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि मनरेगा की योजना कितने दिनों तक चलती है? एक साल में लिखा गया था कि 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। क्या 100 दिन रोजगार दिया जा रहा है? मेरे सवाल हैं ये, आप जवाब दीजिए। आ, आपने कहा कि हाँ हम स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लिए एक दिन में ये नहीं है। पर जो आर्मी में भर्ती कम की गई है, इंडियन आर्मी में, वो जी जी भारत सरकार की तरफ जी से। जयराम रमेश जी, आपके सवालों का जवाब लिया जाएगा एट द एंड सेशन, सत्र के एंड में। तो क्योंकि अभी हमें दूसरे सांसदों को भी सुनना है तो उनके पास हम जाते हैं। तो अभी हम आग्रह करते हैं कि माननीय सदस्य अभिनव जैन उर्फ कपिल सिब्बल को, कि वो अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस सदन में
में देश का ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या जो कि है बेरोजगारी, और विशेष करके युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि रोजगार भी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भले ही जीडीपी 6 से 7% लगातार बढ़ रही है, परंतु अध्यक्ष महोदय, हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ बढ़ता विकास दर जीडीपी बिना बिना सही रोजगार के, बिना रोजगार सृजन के उससे देश विकसित नहीं होने वाला है। ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी बताया है कि हमें देश में रोजगार की आवश्यकता होगी। चाहे जीडीपी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनकम डिस्पैरिटी, जो इनकम है, केवल देश का 1%, 50 से 60% धन लेकर बैठा है। और हम कहते हैं कि जीडीपी 6 से 7% बढ़ चुकी है, लेकिन एक आम आदमी का क्या हाल हो रहा है उसे सरकार को देखना चाहिए। एक आम आदमी की तरफ, एक गरीब व्यक्ति की तरफ, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तरफ सरकार को देखना चाहिए। हाल ही में CIME, सेंटर फॉर माइनॉरिटी एंड इंडियन इकोनॉमी की जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 9.2% तक पहुंच चुकी है, जो कि मई 2024 में 7% थी। सरकार के मंत्रीगण हमें 2023 का डाटा बताते हैं कि लगभग 3% बेरोजगारी दर थी, लेकिन 2024 का डाटा कौन बताएगा, जो कि बढ़ के लगभग 5% हो गई है। जहां सरकार जब सत्ता में आई थी 2014 के अंदर, तो कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और यही मुद्दा लेकर सरकार चुनावी रणनीति और अपनी जुमलेबाजी कर रही थी। लेकिन जब सरकार में आई तो कहती है कि 1 साल में, 2 साल में कार्य में लागू नहीं होता, रोजगार नहीं बनता। लेकिन महोदय, मैं बताना चाहूंगा, आप पिछले 10 सालों से सत्ता के अंदर है, लेकिन रोजगार का हाल वही का वही है। हाल ही में हमने देखा है कि दिल्ली के हंसराज कॉलेज से पढ़ी हुई वहां की एक टॉपर, जिसके पास 10 के आसपास, 10 से 50 के आसपास उसके पास मेडल्स है, डिबेट में विनर है, वो बहुत अच्छी वक्ता है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें इंटर्नशिप तक नहीं मिल पा रही है। और बात सरकार करती है स्किल इंडिया की, स्किल डेवलपमेंट की। कहाँ हो रहा है ये स्किल डेवलपमेंट? आप सिर्फ पॉलिसी बना देते हैं, आप आंकड़े ले आते हैं, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। स्किल इंडिया, हम आसपास देखते हैं स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो दर दर भटक रहे हैं, उन्हें इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है, नौकरी तो दूर की बात है। आप पॉलिसीज तो लेकर आ जाते हैं, उनका क्रियान्वयन कौन करेगा? आप स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, देश की आबादी 135 करोड़, 140 करोड़ की है। आप चंद स्टार्टअप, वो भी सफल स्टार्टअप नहीं, जो स्टार्टअप हुए हैं, आप उनका आंकड़ा हमें गिना रहे हैं। आंकड़ा, एक स्टडी बताती है कि 10 में से 8 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। महोदय, हमें अगर कुछ करना है रोजगार की दृष्टि में, तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर हमें आगे बढ़ना होगा, जिसमें सबसे प्रमुख प्राथमिकता होती है देश के युवाओं को रोजगार देना, क्योंकि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है, एक युवा शक्ति है। लेकिन अगर ये युवा शक्ति बेरोजगारी की कमी से, अन्य इस प्रकार अगर रोजगार नहीं होगा युवा, तो इन प्रकार की चोरी, डकैती, आतंकवाद की प्रवृत्तियों में तो लिप्त होगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें देश के युवा को एक सही स्ट्रीमलाइन प्रदान करे, उसे सही दिशा में भेजे। आप कहते हैं कि हम 4 दीवारी में बैठे हैं। महोदय, 4 दीवारी में बैठकर ही बड़े बड़े फैसले लिए तो जा सकते हैं और आवाज उठाई जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज उठाना एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। लेकिन सरकार का कार्य है जवाबदेही, सरकार का कार्य है जवाब देना, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वो कहती है कि आपने क्या किया था। महोदय, अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है कि अभी सरकार क्या कार्य कर रही है। हम देखते हैं पंजाब में, यूपी में एक पियोन की पोस्ट, जिसमें 100 से कम पोस्ट है, उसके अंदर लगभग 3500 पीएचडी ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर्स ने आवेदन किया। ये है आपका स्किल डेवलपमेंट। इसके अंदर लगभग 2 लाख 3 लाख के करीब उसके अंदर ग्रेजुएट से, और लगभग 1 लाख के समथिंग उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट्स है। और आप बात करते हैं पियोन की नौकरी के लिए, और आप बात करते हैं ये है आपका स्किल डेवलपमेंट, ये है आपका एम्प्लॉयमेंट, ये है देश की दशा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, भाषणबाजी, जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। देश को, युवाओं को रोजगार चाहिए, यह एक ज्वलंत समस्या है। अध्यक्ष महोदय, ये जो चिंता है, ये जिसमें हमारे देखते हैं कि पुरुषों की भागीदारी तो बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं जब तक हमारे देश में नहीं आएगी। आप बात करते हैं चीन की, आप वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लगा सकते, लेकिन समाधान वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। हम देखते हैं चीन के मैन्युफैक्चर सेक्टर में कितनी महिलाएं आगे हैं, और हमारा जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है वो कितना पीछे है। हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन हम सिलिकॉन, माइक्रो प्रोसेसर, एक कोई वेबसाइट, एक कोई ऐप हमारे भारत के अंदर हम एक मजबूत ठोस ऐप लेकर नहीं आ सकते, जो कि गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, फेसबुक को, इन सबको टक्कर दे।
और आप बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि यह गंभीर समस्या है जिसमें देश का युवा इस प्रकार की बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहा है। हालांकि उसके पास रोजगार है, वो सरकारी नौकरियों की ओर इसलिए जा रहा है क्योंकि वहीं पर उसके पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में उन्हें कोई इतना रोजगार ही नहीं मिल रहा है, ले ऑफ हुए जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह स्थिति है बहुत चिंताजनक है, सिर्फ भाषणबाजी ना करे, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करें और जल्द से जल्द कदम उठाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद। अभी हम आग्रह करते हैं कि सरकारी पक्ष रखते हुए सावित्री ठाकुर जी कि वो अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करे और वो साफ करे कि सरकार इस बेरोजगारी के मुद्दे से उभरने के लिए या निपटने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठा रही है। जी आरती। मैं ऑडिबल सर? यस यू आर। हाँ, नमस्कार अध्यक्ष महोदय जी, मैं आरती सावित्री ठाकुर आपसे अनएम्प्लॉयमेंट ये जो समस्या है, टू रिजॉल्व दिस इशू इन अवर इंडिया वी शुड नीड टू फाइंड द थ्री आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाई इट इज हैपनिंग, second one is what are the reasons behind that, and third one is how we are going to control this. Okay, so while analysis these three things, हमारे सरकार ने why means ये क्यों घट रहा है हमारे यहाँ पे, तो फिर पहले देखें तो हमारा इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, उसमें बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, स्किल सेट की मिसमैचिंग है, एग्रीकल्चर फोकस्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, फोर्थ वन इज इनफॉर्मल मार्केट है, और फिफ्थ वन इज अ ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स जो कोविड की समस्या वगैरह जी थी ना, उस पर हम बात करते हैं। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जब सोचते हैं तब हम 10 years बैक की जब रिपोर्ट देखें तब हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो था तो 5.2% था बिफोर 2019 के बाद वो रेशो बढ़ गए। इसका कारण मुझे लगता है कि इट्स अनएम्प्लॉयमेंट ये जो है वो फोकस्ड ऑन द युवा के फोकस में 50% से ज्यादा है, और गवर्नमेंट इसमें 40% ही वर्कआउट करता है। मतलब हम देखें कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जो सॉट एनालिसिस होता है, गोल सेटिंग का पार्ट होता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। इस पे एनालिसिस हम खुद करें तब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरनली स्किल नहीं है, तो फिर उन्हें स्किल बनाने के लिए हमें ये जो मीन्स बाय का आंसर हमें यहाँ पे मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स में स्किल्स का पार्ट कम है। इसलिए हमारी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स रखे। पहला स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्किल इंडिया मिशन रखा, उसके बाद पीएम कौशल विकास योजना ये है, और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाएं लाए, और डिजिटलाइजेशन प्रमोट करने के लिए डिजिटल इंडिया, पीएम ग्रामीण। अपोजिशन पार्टी ने कहा कि ग्रामीण या रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर वहां के लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए भी सरकार ने ग्रामीण डिजिटल योजनाएं लाई, और महात्मा गांधी जी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी लाया। और उसके बावजूद नेट जो ये वेबसाइट है जो कि अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती है, वहां पे भी हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत युवाओं को स्किल बढ़ाने के लिए और उनको ट्रेनिंग दी जाती है सरकार की तरफ से। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट होने के बाद सेकंड क्वेश्चन रहता है कि व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट, ये क्यों होता है। कि मैंने अभी बताया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्किल सेटअप कम है, एग्रीकल्चर फोकस्ड है, तो फिर उसको बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर स्ट्रेटनिंग के लिए हमारी सरकार ने एक योजना लाई थी कि पीएम फिस्कल बीमा योजना, उसमें भी रूरल डेवलपमेंट का पार्ट रहता है। और उसके बाद जो हमारे इनिशिएटिव है जो कि सरकार ने बनाए है, लाइक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो फिर हम इस स्टेज पे कि स्किल डेवलपमेंट के बाद अब रेशो वो कम हो जाएगा अपने अनएम्प्लॉयमेंट का, मीन्स ये अब डेवलपिंग स्टेज में है। अब इसे समय दे तो हम इस पर ओवरराइड कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी इस कॉलिंग अटेंशन मोशन प्रोसीजर को खत्म करने से पहले आधिकारिक तौर पे प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर रही मन्नत जैन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को की
वो अपने सरकार का विजन, ये अनएम्प्लॉयमेंट जैसे विषय मुद्दे को से निपटने के लिए वो क्या कुछ कर रही है, वो इस सदन को ब्रीफ करे, प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, आज हम बात करने आए हैं यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर जो देशवासियों के दिल में है, बेरोजगारी। आज का समाज इस सवाल का जवाब चाहता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काम मिल रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार, ये युवा शक्ति सरकार ने इस मुद्दे को अपना पहला प्रायोरिटी बनाया है और हम सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स। जैसे कि मेरे बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी कहा, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी की समस्या जो है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस है। और हमारी जो सरकार है इस समस्या के लिए क्विक फिक्सेस नहीं, लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढ रही है। जैसा कि मेरे बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा और जो हमारे ऑपोजिशंस के सवाल उठाए हैं, मैं उन जो मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा वो कई हद तक बहुत कुछ उन्होंने बता दिया, और मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जिससे हमारी ऑपोजिशन को पता चले, जो हम पे सवाल उठा रही है कि हम कर क्या रहे हैं, कि उसका जवाब मिले। तो पहला पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन वाया इनोवेशन। सबसे पहले हम अपनी स्किलिंग और इनोवेशन प्रोग्राम्स पर फोकस कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये हमारे 3 मेजर फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। स्किल इंडिया ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी है, जो डायरेक्टली उन्हें जॉब रेडी बना रहा है। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो 50,000 स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें से लाखों नए जॉब, जो ये स्टार्टअप्स है, लाखों नई जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं। और ये स्टार्टअप्स ना तो सिर्फ सिर्फ एक टेक सेक्टर में है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में भी ग्रो कर रही है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। अगर आप बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरफ देखें तो पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स डायरेक्टली लाखों जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं। पीएमजीएसवाई ने आज तक 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रूरल रोड्स बनाई हैं, जो लोकल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को काफी जॉब्स दे रही हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया की वजह से डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब्स का मैसिव क्रिएशन हो रहा है। इन सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई बढ़ रहा है, जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट, द डिजिटल इकोनॉमी एंड ई गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स भी यूथ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर रहे हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने फ्री लॉन्चिंग और रिमोट वर्क को प्रमोट किया है। आप जैसे सभी मेंबर्स को ये पता होगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और जोमेटो ने लाखों डिलीवरी जॉब्स क्रिएट करी हैं। और जब हम डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और डेटा एनालिसिस जैसे सेक्टर्स की बात करते हैं, तो ये सब नए एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज ओपन कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली यूथ प्रोफेशनल को टारगेट कर रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत इंटरनेट एक्सेस को हर शहर, हर गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन जॉब्स और बिजनेसेस का इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है। ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। चौथा पॉइंट है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वाया एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की रूट कॉज को समझना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन सिस्टम को भी देखना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 is specifically designed to align our educational system with market demands, और ये आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। स्किल बेस्ड एजुकेशन को हायर स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करना और हायर एजुकेशन को इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाना, ये दोनों इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जो यूथ को जॉब रेडी बना रहे हैं। एनएपी 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे यूथ को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो इजिली ट्रांजिशन कर सकते हैं इन डिमांड जॉब्स के लिए। पांचवा पॉइंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की वजह से लार्ज स्केल्स जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। आज हम देश में प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन में मेगा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो जॉब क्रिएट कर रहा है, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें ओवर 111 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया गया है, जो 5 करोड़
जॉब्स क्रिएट करने की उम्मीद रखता है। और प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस, अडानी, टाटा अपने एक्सपेंशन प्लान्स में भी लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट्स कर रही हैं। और जैसे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष अभिनव जी ने बात करी थी, कपिल जी ने, कि हमारी जो महिलाएं हैं उनका जो योगदान है कि वो बहुत कम एम्प्लॉयमेंट में जुड़ी हुई है, तो मैं उनका एक जवाब देना चाहूंगी कि उसका एक सीधा सा आंसर है कि ये जो हमारी सोसाइटी के मेंटालिटी है ना, ये उसकी वजह से है। जो हमारी स्टडीज है, हमारी इकोनॉमिक स्टडीज है, वो दिखाती हैं कि जो हमारी फीमेल्स की जो जॉब करने का राइट होता है ना, वो उनके पेरेंट्स, क्या उनकी जो फैमिली है ना, उनके हाथों में होता है। रूरल में क्यों करती हैं फीमेल्स जॉब्स? कि उनको पैसा चाहिए तो वो छोटे से छोटा काम करने को चली जाती हैं, और अर्बन में उनकी फैमिलीज रोक देती हैं। आज भी ऐसा होता है कि शादी के वक्त महिलाओं को रोक दिया जाता है कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा कमा रहा है, कि तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है। जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और आप बात करेंगे कि हम मेंटालिटी चेंज करने पे हम काम क्यों नहीं करते, हम काम कर रहे हैं, हम कैंपेन्स चला रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं, बट ये जो मेंटालिटी है ना, ये चेंज करने में सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ नहीं, इसमें कहते आप युवाओं को, सोसाइटी का भी योगदान देना पड़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार, जो हमारी युवा शक्ति सरकार है, उसका फोकस एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को सॉल्व करना है। और हमने मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है जो फ्यूचर रेडी जॉब्स क्रिएट कर रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारी जो पॉलिसीज है वो प्रोएक्टिव है, और ये समस्या किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहती है। नए सेक्टर्स, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए हम ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि यूथ को करियर ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस का मौका भी दे रहे हैं। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जिसमें हर यूथ को अपनी पहचान बनानी है और अपने सपने पूरे करने हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, आज की ये जो सत्र में विचार विमर्श चर्चा हुई इन विषयों पर, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद काठमांडू प्लेन हाईजैक जो हुआ था उसके ऊपर, फिर जो अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड उसके ऊपर, और अभी आगे चाइल्ड सेफ्टी, बच्चों की सुरक्षा के ऊपर भी विशेष एक डिबेट होने वाली है कुछ सदस्यों के बीच, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पे हमें एक समाधान मिल सके और हमें पता लग सके कि एक्चुअल जो केस है वो केस क्या है। तो अभी हमें पता लगेगा जब कुछ सदस्य इसी चाइल्ड सेफ्टी के मुद्दे पे इस सदन में डिबेट करेंगे। 2, 3 एंड स्टार्ट। सदस्य गण कृपया ध्यान दें। तो चाइल्ड सेफ्टी ये बहुत एक गंभीर विषय है, तो इस पर एक हेल्थी डिबेट, विचार विमर्श करना बेहद ही जरूरी है। आज की राज्यसभा के पहले सत्र में युवा देश की आवाज है, और युवाओं के लिए युवाओं से ही यह हमारा डिजिटल युवा संसद चलता है। तो युवाओं की आवाज इस मुद्दे पे दोनों पक्षों से, सरकारी पक्ष और विपक्षी पक्ष से सुनना बेहद ही जरूरी है। तो सभी लोग अपनी आवाज इस हीटेड आर्गुमेंट के राउंड में उठाइए। तो सबसे पहला पैर जिसको हम बुलाते हैं वो है कपिल सिब्बल जी और निर्मला सीतारमन जी को। दोनों अपनी बातें सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करेंगे सरकारी पक्ष को सुनते हुए, जो कि निर्मला सीतारमन जी रखेंगे इस इशू पे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। First of all, I am very honored to speak on this crucial and very close to our heart topic, safety and well-being of our children. हमने बहुत सारी अलग-अलग, मैं कह सकती हूँ, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमने बहुत सारी जो है वो लॉज वगैरह बनाए हैं जो चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल the Protection of Children from Sexual Offences Act has been further reinforced to ensure that those who commit crime against children are punished severely. ये तो सिर्फ एक ही एक्ट है। और भी बताना चाहूंगी, फीमेल्स के खिलाफ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया था, कि ताकि ये जो फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड चल रहा है इसको हम कम से कम कर सके, टू गिव द गर्ल चाइल्ड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू लर्न एंड टू सक्सीड इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। और भी मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम भी लाई है टू टैकल द ऑनलाइन अब्यूज। The BJP, and the next thing I want to say, that the BJP government has also ensured that children health and nutrition are also prioritized by our government. I want to tell some scheme like Poshan Abhiyan,
जो गवर्नमेंट माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है और इसके अलावा मिड डे मील स्कीम जो हम सबने सुनी होगी, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो अप टू 8th क्लास फ्री में मिड डे मील स्कीम दी जा रही है कि ताकि बच्चों को घर से खाना लाने की जरूरत ना पड़े और उनको स्कूल में प्रोवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू से दैट खाओ पाओ प्रोटो इज अनदर, सॉरी अगर मैं नेम गलत लिया हूँ, is another step that is taken by our government, and that is also to tracking of missing children. Sorry, BJP government has consistently focused on child safety. पॉलिसीज हमने बहुत ज्यादा अलग अलग लाई है, इनिशिएटिव लाए कि ताकि हम जो है हमारे आने वाली जनरेशन को जी 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 अभी हम कपिल सिब्बल जी की बात सदन में ध्यान से सुनेंगे और जानेंगे आखिर क्यों उन्हें ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की जरूरत पड़ी। जी कपिल सिब्बल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस विषय जो एक गंभीर मुद्दा है जिसमें चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर आज देश को, जब हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, तो हमें आवश्यकता है उन देश के भविष्य की सुरक्षा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार कहती है कि हमने पॉक्सो जैसे जुवेनाइल जस्टिस जैसे कानून लेकर आए हैं, लेकिन क्या सिर्फ कानून ले आना ही पर्याप्त है? हमारे देश में हम देखते हैं कि जो पॉक्सो के 50 से 60% मामले हैं उनमें कई वर्ष लग रहे हैं। क्या हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर नहीं जा रहे हैं? सिर्फ कानून ले आना ही पर्याप्त होता है? चाइल्ड लेबर की हम बात करते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट लेके आते हैं, लेकिन हमें अभी भी सड़कों पर, होटलों पर जो बच्चे हैं मजदूरों के साथ कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। सिर्फ सरकार कानून लेकर आ जाती है, ये इतना पर्याप्त नहीं है। क्या इनका पालन हो रहा है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ घटनाएं सदन के सामने रखना चाहूंगा। 2024 अप्रैल की बात है, तमिलनाडु के चेंगलपेट के स्कूल के स्कूल का प्लास्टर गिर जाता है और जनवरी 2024 के अंदर पंजाब स्कूल में दुर्घटना में छात्र की मौत हो जाती है और ड्राइवर नशे में पाया जाता है। ये तो सिर्फ फिजिकल है। ऑनलाइन केरल के अंदर डार्क नेट के अंदर पुलिस ने 47 लोगों को गिरफ्तार किया क्योंकि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अश्लील सामग्री का प्रचार प्रसार उसे शेयर कर रहे थे। साइबर क्राइम रोकने के लिए ना तो हमारे पास पर्याप्त तकनीक है, ना ही स्टाफ है। तो सरकार से मेरा सीधा सवाल है, क्या आप स्कूल में जाकर सेफ्टी मेजर्स का ऑडिट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी कि हमने जो है वो पूरी तरीके से जो है वो जो भी आप हमारे ऊपर केसेस लगा रहे हैं, या भी जो भी हमें केसेस आप बता रहे हैं, हमने पूरी तरीके से उसकी जांच करी है। और रही बात स्कूल्स की, हमने स्कूल में भी जाके जो है वो सारी चीजें प्रैक्टिकली बच्चों को बताई है कि क्या क्या करना है। और मैं बोलना चाहूंगी कि जो आप रिपोर्ट हमें बता रहे हैं कि अभी इतने जो है वो केसेस नहीं है, मैं उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज करती हूँ, क्योंकि हमने जो है अपने स्तर पे पूरी तरीके से हमने कोशिश करी कि हर एक बच्चा जो है वो स्कूल जाए, हर एक बच्चे की सेफ्टी को हमने इंश्योर करने की कोशिश करी है। मैं कहना चाहूंगा सिर्फ पॉलिसी लेके आना पर्याप्त नहीं होता है। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता। जैसे केसेस हम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इसमें ये केसेस आए जो बजट है, आप जो महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर आप बजट जो है बिहार की उसको लगा रही है क्योंकि आप उसमें चुनाव आ रहे हैं। आपने जो 15% तक बच्चों के वेलफेयर का बजट है घटा करके अन्य दूसरी स्कीमों लगा रहे हैं। क्या देश का कोविड-19 के बाद सरकार की जिम्मेदारी बहुत नहीं है? ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी है। बजट जो है बाल कल्याण सरकार ने फेस करी है। एक्सप्रेस अवर थॉट्स ओनली, डोंट इंटरप्ट एनीबॉडी। अध्यक्ष महोदय, पॉक्सो के जो मामले हैं उसमें 5 से 7 साल लग रहे हैं हमारे देश के अंदर। ये जो घटनाएं होती है बहुत गंभीर होती है, एक छोटे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डालती है। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी ही कर रही है, कोई इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठा रही है। चाहे कानून हो, लेकिन उनका क्रियान्वयन करवाना ही सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यह हमें कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यह मैंने पहले ही सरकार से सवाल किया, सीधा सा मेरा एक स्पष्ट सवाल है, क्या सरकार स्कूलों में जाकर सुरक्षा ऑडिट कर रही है, सेफ्टी ऑडिट करती नहीं? स्पष्ट जवाब है इसका, सरकार जवाब दे इसके ऊपर। सिर्फ मुंह खड़े रहने से, जब बच्चे मुस्कुराएंगे तब देश आगे बढ़ेगा, विकसित बनेगा। सबका साथ सबका विकास तब होगा जब सबका विकास होगा। सिर्फ एक पार्टी का या किसी विशेष वर्ग का, सिर्फ विशेष लोगों का विकास होगा तो यह देश का विकास नहीं है, सबका साथ नहीं है, सबका विकास नहीं जो है वो बच्चों को आगे लेकर जा सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। हम भी कहना चाहते हैं आपको कि अगर एक देश में कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं तो वो मानते हमारी गलती है, बट हम 100% हर चीज को परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो जो है NCRB, उसके अकॉर्डिंग लगभग 60,000 बच्चे हर साल गायब होते हैं। क्या एक छोटा आंकड़ा है? एक बच्चा आगे जाकर कलाम बन सकता है, किसी कंपनी का CEO बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह जो
हमारे जैसे कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप मेंटल काउंसलिंग नहीं करते स्कूलों के अंदर, ऐसी कोई पॉलिसी लेकर नहीं आ रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा बता रहा है 60,000 बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं। एक बच्चे का भी महत्व होता है, 60,000 बच्चे गायब हो रहे हैं और सरकार इसके प्रति कोई जवाबदेही देखिए, रही नहीं बात है, सिर्फ काउंसलिंग की, जुमलेबाजी काउंसलिंग करती है, करवाई एक जा राष्ट्र रही है। चुनाव की मैं बात बोलना करती है, चाहूंगी इंक्लूसिव अलग की अलग बात टॉपिक्स करती पर है, काउंसलिंग हो रही है, लेकिन आप ये ब्लेम नहीं फंडामेंटल लगा सकते राइट कि हम कुछ नहीं कर एक रहे। भारत का संविधान का बातें हो रही हैं, अनुच्छेद काउंसलिंग 15 नहीं हो रही है। क्लोज 3 हमें बताता है कि और भारत ये के ये अंदर सिर्फ महिलाओं और एक बाल कागज विकास पे नहीं होना बनाया चाहिए। गया कि स्कूल में सरकार काउंसलिंग हो रही है। सच नहीं है ये, इसको बोल बोल कर देखिए, सच मत बनाइए, ये झूठ है। ग्राउंड मान रियलिटी लीजिए में माननीय मैं भी अध्यक्ष एक महोदय, हम गवर्नमेंट सिर्फ स्कूल से हूँ, आलोचना मुझे करने पता है के आपसे लिए बात आए करते हैं। बाल इसलिए संरक्षण बोल हमारी रहे हैं कि व्यक्तिगत नहीं की हो रही जाए, है करके। स्कूल में तो सुरक्षा और झूठे ब्लेम अनिवार्य किया लगाना जाना बंद करिए हमारे ऊपर। साइबर सेल हम साइबर लोगों को अटैक से गुमराह करना बंद करो, अपनी हम झूठी कहना बातें चाहेंगे बंद सरकार की करो। सिर्फ रिंगटोन कॉल करते हैं तब साइबर सुरक्षा की बात ना करके जमीनी स्तर पर साइबर सुरक्षा का कार्य किया जाए और मिसिंग चाइल्ड पोर्टल के ऊपर विशेष रूप से कार्य किया जाए और जो बाल मित्र होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर उन्हें सिर्फ नाम मात्र का ना रखा जाए। और सड़क जो दुर्घटनाएं जो होती है जिसमें कई बच्चे हमें रोज सुनने को मिलता है कि फलाना स्थान पर आज बस पलट गई, ड्राइवर नशे में पाया गया, तो इसके लिए क्या स्कूल के अंदर एक कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं दी जा सकती सरकार के द्वारा? मेरा सीधा सीधा सवाल है सरकार के देखिए, सरकार पूरी सरकार कोशिश कर रही है, मैं फिर वही बात आपको स्कूलों का बोलूंगी। नहीं सरकार काम है, जवाब दे, अगर स्कूल सिर्फ अपने जुमले रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं, रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी नागरिक हुई है, नहीं उसके लिए आप करता पूरी है। हम अवेयरनेस कर विपक्ष रहे हैं। से अगर जवाब उसके चाहते हैं बावजूद भी एक कब तक इंडिविजुअल हमारे अवेयर देश नहीं में होगा तो उस कानूनी पर हक हम कुछ नहीं कर असुरक्षित पाएंगे। रहेंगे, हम कब तक कानून मार्गदर्शन सिर्फ करने की कोशिश किताबों में कर रहे हैं कि रहेगा? हाँ भाई, कब आएगा वो दिन जब बच्चा बेखौफ होकर देश में आगे बढ़ने का सपना देखेगा? तभी देश विकसित बनेगा, सिर्फ जुमलेबाजी से बिल्कुल देश सही। विकसित नहीं बनेगा। मैं सरकार को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। लोगों को गुमराह करना अध्यक्ष महोदय, बंद मैं करो, चाहता हूँ अपनी कि इस झूठी विषय की बातें बंद गंभीर करो। जांच हो और इसके ऊपर सदन में कानून लाया जाए, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर लाया जाए। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और अपना विशेष ध्यान जो है सिर्फ जनता को भटकाने के मुद्दों पर फोकस हम करती है। जनता को क्या भटका नहीं रहे। अपने दोबारा आप बोलना अपने चाहूंगी, आप अपने मैनिफेस्टो में चाइल्ड हम जो भी प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी क्या ला क्या रहे हैं, लेके इनिशिएटिव ला रहे हैं, आप उसका अपने हमको रिजल्ट मैं देखने सरकार को से मिलेगा। सीधा सा सवाल है, आप अपने अगर आप मैनिफेस्टो में बिजनेस चाइल्ड करते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए जनता क्या को लेके भटकने आए? ही क्यों दे रहे हैं? आप अपनी पॉलिसी माननीय बनाइए ना, अध्यक्ष आप महोदय, उनसे बंद कीजिए उनका मुंह। सरकार से मेरा जी सीधा एलओपी सवाल जी, है एलओपी जी, आप बैठ जाइए कितना अपनी जगह पे। गिरोगे? झूठ अपने बोलना बंद मैनिफेस्टो में करो। अपने प्रधानमंत्री जी, मैनिफेस्टो आप में आप क्या गरिमा का पॉलिसी आपको लेकर आए? गरिमा का झूठ पालन बोलना अच्छा करिए, बैठ बता बंद रहे जाइए। हैं, करो, आप बंद कुछ करो, नहीं कर सकते। जुमलेबाजी बंद करो, झूठ अरे बोलना बंद आप करो। बंद झूठ करो, बोलना बंद करिए, जुमलेबाजी गलत बंद आरोप करो। लगा रहे हैं सरकार के मोदी ऊपर। जी, झूठे सरकार मुद्दे की बंद सिर्फ करने हैं जुमलेबाजी हमने। भाषणबाजी से बंद काम करिए, नहीं बंद चल करिए, रही बैठ है। जाइए। की आप बातें जो करेंगे, मैनिफेस्टो आरोप लेकर लगा आते रहे हैं। हैं की बातें कहाँ है चाइल्ड सच सुरक्षा? की कहाँ तरफ है? ये कभी कहाँ है मूव सेफ्टी नहीं करते। ऑडिट्स? कहाँ है मेंटल काउंसलिंग? सरकार पर देखिए, रही जवाब बात दे मेंटल इसका। काउंसलिंग की, मैं बोलना चाहूंगी ग्राउंड रियलिटी में, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ और वहां पे होती है। ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं वो नहीं बोलूंगी कि नहीं होती वहां पे। वो आप थोड़ी गलत देर आरोप पहले लगा रहे आपने हो कहा हमारे। था माननीय मंत्री जी कि आप अपने चार दीवारी से बाहर निकलकर देखिए, अगर एक विशेष क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की हो रही है काउंसलिंग तो ऐसा जरूरी नहीं है सभी क्षेत्रों में हो रही है। बाकी राज्यों की दूसरी तरफ भी मेरा ध्यान सवाल है, दीजिए आप। आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर क्या शामिल किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए? अब जवाब ही नहीं है रूली के पास। देखिए, मैं बोलना चाहूंगी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, कोशिश, सारे जो वाओ, स्टूडेंट्स हैं उनको कोशिश। प्रोटेक्शन दी जाए, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। और और मैं आपको गारंटी दे रिस्पॉन्सिबिलिटी सकती हूँ सिर्फ कि आगे आने गवर्नमेंट वालों की में नहीं है, आप पेरेंट्स, बता टीचर्स, इन सब की भी है। क्या आप बता सकते हैं ये जैसे कि कोशिश आपकी कब तक पूरी जैसे होगी? प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे आपने आप कहा सिर्फ कि कोशिश ही सिर्फ करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, हम अवेयरनेस पूरी कर रहे हैं, हम पॉलिसी ला रहे हैं, हम जी इनिशिएटिव ला रहे हैं, अब उसके बाद क्या करें? हम किसी के जी दिमाग में जी, घुस के बिल्कुल बता नहीं बिल्कुल, सकते मैं हम कहना कि चाहूंगा हमें सरकार अप्लाई की करना कोई है कि नहीं जवाबदेही करना। नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, हम सिर्फ मैं ये कानून नहीं लेकर कह रही, आएंगे, उसका मैं कह रही क्रियान्वयन हूँ हम हम नहीं अपनी करेंगे। तरफ से पूरी सरकार की कोशिश कोई कर रहे हैं। हमारी सुनिए, जवाबदेही नहीं बातों को होती आपने है बोल जैसे कानून कहा बोल कि लेकर हमें के। ड्रग एंड सिर्फ ड्राइव अगर केस कुछ था, पॉजिटिव वहां होता है पे तो उसका मोहल्ला बंद क्रेडिट कर रहे हैं, सरकार हम को कैंपेन जाता है। चला रहे हैं, अगर उसके बाद अगर भी कुछ कोई पॉजिटिव ऐसा होता है तो निकल के उसका आ रहा है क्रेडिट। तो हम क्या कर जब सकते हैं? तक आप ये भी आप बताइए। सोच नहीं किसी दिमाग बदलेंगे, में जब घुस के तक तो हम हमारी समझा नहीं सोसाइटी सकते सोच उनको कि नहीं हाँ भाई आपने बदलेगी, तब माननीय तक अध्यक्ष अच्छा महोदय, नहीं यदि है कुछ करके। कुछ पॉजिटिव होता है हमारा तो उसका समाज क्रेडिट सफल सरकार हो को ही नहीं जाता है, सकता। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव होता है तो वो सामूहिक सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो उसका क्रेडिट जाएगा सदस्यगण सरकार सदस्यगण बहुत को। शर्म की बात है माननीय कि अध्यक्ष हमारी महोदय, गवर्नमेंट ये के पास बहुत इतनी पावर शर्मनाक नहीं है, वो घटना है सिर्फ कि आप कोशिश मर्यादा बनाए करेंगे। रखें। बजट को वो निरंतर कोई घटा रहे सोल्यूशन हैं, नहीं ला सकते, चाइल्ड वो सिर्फ प्रोटेक्शन के कोशिश ऊपर ही कार्य नेता नहीं कर करेंगे। रहे हैं और प्रतिपक्ष सिर्फ उपासना जी, उपासना जी, बहसबाजी आप कर रहे बैठ हैं। जाइए। उपासना जी, आप अपनी जगह पे पहले तो माननीय बैठ अध्यक्ष जाइए। महोदय, जी जी, कपिल अरे सिब्बल जी, ये आपका कह समय रही
समाप्त। उनके पास इतनी पावर नहीं है तो ये महोदय, कुछ मैं नहीं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आपको बोलने इस का विषय मौका के ऊपर सरकार विशेष ध्यान रखेगा सदन में। शर्म होनी देखिए चाहिए। आप देख रहे हैं, मैं दोबारा आपको बताना कोई- चाहूंगी, जैसा कि आप बोल रहे हो, मैं दोबारा वही बात मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती। जैसे अभी सोनिया गांधी जी हमें कह रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए आखिरी बार मैं सेम चीज आपको रिपीट कर रही हूँ, हम अपने स्तर में 100% दे रहे हैं, हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हम कैंपेन चला रहे हैं, हम काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर उसके बाद कोई इंडिविजुअल गलती निकल के आ रहा है, हमें ये बताइए उसका बताइए, इफेक्ट हम किसी के दिमाग में घुस के तो बता नहीं सकते कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना। आपकी कोशिश हमें दिख नहीं रही है। जी जो आप धन्यवाद, बैठ जाइए बस। बता अभी रहे हैं, सबके वो माइक, दूसरा। अभी अंत में सबके अध्यक्ष माइक महोदय, म्यूट मैं होके आप लोग बैठ जाइए। सबके अध्यक्ष माइक महोदय, मैं म्यूट अंत होके- में बस इतना ही कहना चाहूंगा
कि सरकार जी जो है वो जल्दी जवाब देने में विफल रही है। ना हमें मैनिफेस्टो का जवाब मिला है, ना ही ऑडिटिंग सेफ्टी ऑडिट का जवाब मिला है। मैं सिर्फ सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मेरी सीधी सी मांग है कि इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर एक ठोस कानून लाया जाए और उसका क्रियान्वयन किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अंत में यही धन्यवाद कहूंगी, आपकी धन्यवाद प्रॉब्लम्स है उसको हम जी जरूर सुनेंगे, एक पॉलिसी की हम लाने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। जी जरूर सुनिएगा जी 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 आते टाइम में। जी जी। तो अभी ये बहुत बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री को इस पे हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो अब हम प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे कि वो इस गंभीर विषय पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्फ मन्नत जैन जी, प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं जो हर एक नागरिक को प्रभावित करता है, बच्चों की सुरक्षा। हमारी सरकार इस प्रश्न को सिर्फ एक पॉलिसी लेवल पर नहीं देखती, बल्कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी के रूप में देखती है। मैं प्रतिपक्षों से निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के कि जो कपिल जी ने प्रश्न पूछे मैं उनके जवाब देना चाहती हूँ, तो कृपया कर पहले वो सुन लीजिएगा सारे सवाल और फिर अपने काउंटर क्वेश्चन रखिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो पहले उन्होंने पूछा कि पॉस्को का जो काम है वो स्लो क्यों है। पहले हाँ, पॉस्को जो एक्ट है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, पर हम उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ डेटा बताना चाहूंगी। 2022 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 1,49,404 केसेस रजिस्टर हुए, बट इसके साथ साथ हमने आज तक 24%, मैं फिर से कहना चाहूंगी 24% इंक्रीज लाए हैं हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी हमने और उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के तहत 600 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ऑपरेट हो रहे हैं और हर पॉस्को जो केस है उसको टारगेट किया जा रहा है 1 by 1। हम स्लो नहीं है, सिस्टम स्पीड अप हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या स्कूल में चाइल्ड सेफ्टी का ऑडिट हो रहा है। हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जी 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 सीबीएसई ने 2023 में मन्नत सर्कुलर जैन जी, जारी किया मन्नत था जैन जी, कि मन्नत जैन जी, एक मिनट एक रुक बार बस जाइए। मेरे को नहीं 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 मैं नहीं प्रूफ नहीं दे रही हूँ। नहीं, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ऑर्डर, तो पॉइंट मैं ऑफ आपके। ऑर्डर। जी जी जी, हमें उनको सुनना जी पड़ेगा, जी सदन की प्रक्रिया का हमें पालन जी करना पड़ेगा। जी नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपनी बात जी सदन जी के। जी अध्यक्ष। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ये किसी चीज को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इनकी जो रिकवरी है थोड़ी स्लो है। तो ये कह रहे हैं हम अब ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे। जो इनकी रिकवरी जो अभी थोड़ी स्लो चल रही थी, क्या इस चीज का डेटा ये हमें प्रोवाइड कर पाएंगे एज अ प्रूफ, कितनी इनकी स्पीड है जो रिकवरी की तरफ जा रही है इस जो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, 2019 क्या से इनकी स्पीड चल रही है, जरा हमें लेकर इसका आज प्रूफ तक 24% इंक्रीज आया है हमें फास्ट ट्रैक इसका कोर्ट्स क्या में। ये वैलिड प्रूफ ये पर्याप्त है? चाहिए। एविडेंस होता इज है। दैट सफिशिएंट? नरेंद्र मोदी जी वैलिड मैं प्रूफ आपको दीजिए, बताती आपकी हूँ स्पीड पीआईबी चल की रही है। प्रेस रिलीज 2023 का, ये मैं लिंक अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि ओ, मैंने कहाँ से लिया था डेटा। पीआईबी की वेबसाइट है, पीआईबी प्रेस रिलीज 2023, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। आप प्लीज शेयर कर दीजिए ना। मेरे पास लिंक अभी है नहीं, मैं आपको खत्म होते ही लिंक ढूंढ के दे दूंगी। मैंने इसका लिंक नहीं लाया था, मैंने इसको अभी जस्ट सर्च जरूर। मारा है और गूगल जरा पे। अपनी जो स्पीड है ना रिकवरी की, उसकी भी मुझे रिपोर्ट्स थोड़ी मतलब क्लैरिटी दे देना, बिकॉज मुझे जी जी समझ जी नहीं आ रहा कि रूलिंग पार्टी की इतनी प्रोसेसिंग स्लो क्यों है। क्योंकि पावर में तो आप 10 साल से हैं, आपकी रिकवरी को हुआ क्या है जो 10 साल से आप कर क्या रहे हैं चाइल्ड आप भी सेफ्टी तो के लिए। अभी तक सबसे आप पहले सिर्फ इतने साल इग्नोर इंतजार कर कर रहे रहे हैं। हैं। आपने सरकार क्या कोई कर दिया जवाब चाइल्ड दे ही सेफ्टी नहीं में, रही आप है। हमें ये बता दीजिए ना। और आप जो कपिल जी ऑडिट शेम की बात शेम कर रहे थे, शेम शेम। हमने कह रही आप ऑडिट हो रहा है। हाँ, तो मैंने सीबीएसई ने पॉक्सो की बात 2023 की में है। सर्कुलर जारी किया था कि स्कूल में एनुअल चाइल्ड सेफ्टी ऑडिट सर्कुलर मैंडेटरी है। हर स्कूल सर को एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, आईसीसी और पॉस्को कमिटी बनाना जरूरी किया है सरकार ने। इसके इंटरनल अलावा कंप्लेंट कमेटी अलग होती है 25,000 मोदी प्लस जी, और स्कूलों में सेफ्टी ऑडिट अलग सरप्राइज होता है। आप इंस्पेक्शन मुझे हुई है। बताइए, जमीनी स्तर पर देखिए क्या हो रहा है। जो आप बोल रहे हो ये हुई है अभी जो स्कूल्स में है, तो इसकी रिपोर्ट आपके पास है, हमें बस उसके प्रूफ्स ये चाहिए कि ये इतने कौन सर्कुलर सी है, ये चेंजेस सीबीएसई आपने का सिर्फ देख लिए सर्कुलर। जो आप सिर्फ बोल एक रहे हवा हैं ही मिनट, हाँ बातें हम की जा कर रही रहे है। हैं प्रोग्रेस। नहीं, ये आपने ऐसे सीबीएसई कौन का सी चेंजेस सर्कुलर है। बोल रहे हो कि आपने आप प्रोग्रेस की सीबीएसई की है। साइट पे जाएंगे ना तो आपको ये सर्कुलर मिल जाएगा। ये हमारे स्कूल ग्रुप्स में शेयर हुआ था, तो मैं सर्कुलर जारी करना एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के लिए आपको एक अच्छा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उस इनिशिएटिव हो इनिशिएटिव को रहा है, हमें इम्प्लीमेंटेशन हमारी दिखाइए। आंखों के सामने हो रहा है, युवा इम्प्लीमेंटेशन के सामने हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन स्कूलों कहाँ में हो रहा है? इंस्पेक्शन फिर हो ये रहे घटनाएं हैं, इतनी क्यों ऑडिट हमारे हो सामने रहे आ हैं, रही है? अकाउंटेबिलिटी अगर इंश्योर किया सेफ्टी जा ऑडिट रहा हो है। रहा है, अगर सेफ्टी ऑडिट हो तो रहा है, फिर सिर्फ आप बताइए, सर्कुलर आया जो है, ये तो उसका इतनी घटनाएं इम्प्लीमेंटेशन हमारे कहाँ है? सामने आ रही हैं, ये कहाँ पर है? हाँ, तो आप इसका डाटा प्रूफ, प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन हो इनिशिएटिव रहा है। कहाँ है? क्यों हो रहा है ये? अगर आप इतने इनिशिएटिव ले रहे हो तो क्यों हो रहा है ये?
ये हमारे सामने क्यों आ रहा है ऐसी चीजें कि कोई तो रोज कोई ना कोई दिन हर दिहाड़े कोई चीज ना में कोई आप घटना हो गवर्नमेंट पे रही है। दोष कैसे उठा सकते हैं? पेरेंट्स भी अकाउंटेबल है इसमें, टीचर्स भी अकाउंटेबल है, स्कूल अथॉरिटीज भी है, हमारी सोसाइटी भी है, आप भी हैं। हम तो अपना काम कर सरकार रहे हैं की ना। जिम्मेदारी होती है पॉलिसी हम लेकर आना। तो पर्टिकुलर लॉज भी ला रहे हैं, सरकार बेटी की बचाओ जिम्मेदारी बेटी होती है बचाओ, पॉलिसी जुवेनाइल लाना और एक्ट। उसका हम और क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते करवाना। हैं? हम ये तो जैसे लक्ष्मी जी ने कहा कि हम हर किसी के दिमाग में घुस के तो नहीं फीड कर सकते कंप्यूटर की तरह कि नहीं ये करना है ये करना है। हम कोई कोडिंग फीड नहीं कर सकते हैं आपके दिमाग में। और लेकिन जो आप सरकार चाइल्ड है उसका फंडिंग की कानून बात कर अच्छा रहे है, थे ना, ठोस कानून लेकर आ सकती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है। उसका सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार इस प्रकार के बयान देकर अपने से पल्ला नहीं झाड़ सकती, जवाब देने से अरे नहीं हम बच बात सकती। कर तो रहे हैं, आपने बजट के कटौती की बात करी थी ना। इसका रीजन है कि हमें फंड ऑप्टिमाइजेशन करनी थी, यानी एग्जिस्टिंग फंड्स आप का बच्चों बेटर की सुरक्षा से यूटिलाइजेशन करना कॉम्प्रोमाइज था। करके आप फंड जो ऑप्टिमाइज करके सच्चा बिहार था को बजट दे कि देंगे। कोविड अब 19 तो के टाइम पे आंगनबाड़ी है बहुत और सारा ऑप्टिमाइज बजट पुलिस करके आपको पता बिहार ना को हो तो बजट दे देंगे। मैं बताना तो चाहूंगी बिहार कि में आप चुनाव इतनी आ रहे बिजली हैं, भरेंगे। ये है आपकी इक्वलिटी, है चाइल्ड आपका सबका वेलफेयर को साथ सबका मेंटेन विकास। करे। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जैसे कि बाकी देशों में भी जो ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाते हैं, आप ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, ताकि हमारे देश में ऐसा माहौल बने कि हाँ, अगर बच्चे के साथ अन्याय होता है तो उसको पूरा न्याय दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं आती हैं आपके यहाँ? पहली बात तो इसका ये जो जवाब जितनी दीजिए ढील आप। एक मिनट आप सुन लीजिएगा। पहले जो इतनी दी गई है ना, जो हमारे लेजिस्लेटिव के हमारे लीगल स्ट्रक्चर में, वो आप ही की सरकार की बदौलत है। वो आप ही की सरकार तो की बजट बदौलत है। हम इतने सेम लॉज लेके सेम आ रहे हैं। सेम। हम फीमेल आप इंफेंटिसाइड के लिए पिछले भी लेके सालों गए के अरे लेके आपसे आए आंकड़े हैं। सवाल जब ये आपकी सिर्फ जब सरकार आपके पास लेके जवाब आए नहीं हैं, होता बट तो आप दूसरे आपने के ऊपर कीचड़ उछालते थे। जब आपके पास जवाब नहीं होता आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना कमजोरियों चालू की करते वजह थे। से ना आपने हमारी आंकड़े बताए आपने हैं, हमारे लिए ना काम आपने कर बताया रखा कि है। मैनिफेस्टो में आपने क्या डाला है। हमारी सरकार ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर। राइट टू एजुकेशन वाली पॉलिसी लेकर आई थी, आरटीआई एक्ट लेकर आई थी, इस प्रकार की विशेष पॉलिसीज लेकर आई है। बेटी आपकी पढ़ाओ सरकार बेटी जो है 10 बचाओ साल से केंद्र के अंदर मैं आपको बैठी याद हुई कराना है। चाहूंगी कि आपने एक तीसरे ऐसे टर्म के सोशल अंदर है, गुड के आपने प्रोजेक्ट क्या लाए कार्य थे किया है? मुझे जो दो कार्य सबसे गिनाइए। बेसिक माननीय आर्टिकल सदस्यगण, दो कार्य माननीय गिना दीजिए। क्रॉस सदस्य सिर्फ काउंसलिंग इसलिए की अध्यक्ष बात महोदय मैं कर रहे चाहूंगा हैं। कि इस मर्यादाओं का प्रकार के पालन एलिगेशन करें। ना उठाया जाए। कृपया मैं सदन एक की चीज बताना मर्यादाओं। चाहूंगी, जो आप स्कूलों में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की बात कर रहे थे ना, MANODRAPN मंदोरपन इनिशिएटिव के थ्रू 2020 से आज तक 10,000 प्लस काउंसलर स्कूल में ट्रेन हुए हैं। और 2025 तक का गोल, जो हमारा इस साल का गोल है, कि हर स्कूल में एक मिनिमम सर्टिफाइड काउंसलर को हम नियुक्त करें। हम आप काउंसलर ही काफी ट्रेन कर कर रहे हैं अभी चुके तक। हैं। कुछ आप सिर्फ स्टेट 10 जैसे साल में आप दिल्ली, दस महाराष्ट्र, हजार काउंसलर ही कर्नाटक, ट्रेन वहां कर पाए हैं। ऑलरेडी ये हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशन का है। काउंसलर इन एवरी स्कूल का स्कीम हो चुकी है। और इसके एडिशन नरेंद्र में मोदी मेंटल जी, हेल्थ नरेंद्र मोदी हेल्पलाइन जी, स्टूडेंट्स के शेम लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। शेम 6 लाख स्टूडेंट्स के सिर्फ लिए जुमलेबाजी। जो ये हेल्पलाइन है, 6 लाख हाँ, प्लस ये सिर्फ स्टूडेंट्स आंकड़े को हैं। हेल्प किया है। माननीय सिर्फ सदस्यगण, आंकड़े हैं, आप फाइलों फाइलों में। में दिखे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कृपया पॉइंट ऑफ शांति ऑर्डर सर। बनाए रखें। नहीं नहीं, जी नेता प्रतिपक्ष जी, आप जी जी बहुत। बोल चुकी है, शांति बनाए रखें। ये बड़ा ही गंभीर विषय है, जो कि चाइल्ड सेफ्टी इशू, जो कि बड़ा गंभीर विषय। तो यही, तो आज के लिए इस राज्यसभा की कार्रवाई अंटिल द फर्दर नोटिस स्थगित होती है। तो नमस्कार।